हाय एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में आज गाइज हम डिस्कस करेंगे जो कि एंग्लो अफ्रीकन जो हमारे लिटरेचर के राइटर हैं उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से फेमस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर रहते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर में। क्योंकि गाइज जो हमारा सिलेबस है स्क्रीनिंग का या फिर हमारा केवी का कोई भी जहाँ हमारा लिटरेचर आता है तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टाइम्स पुट किए जाते हैं। जैसा कि यू नो कि हमारा जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी अफ्रीकन राइटर में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज मेरे साथ बने रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंग्लो अफ्रीकन राइटर हैं उनकी जो थीम थी वो क्या थी और कब एंग्लो अफ्रीकन राइटर या राइटिंग की शुरुआत हुई थी इंग्लिश लिटरेचर में। तो लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एंग्लो अफ्रीकन जो हमारे राइटर हैं इन्होंने बेसिकली ये साउथ अफ्रीका से हैं। साउथ अफ्रीका में इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा क्या हुआ है, लिटरेचर लिखा गया है। तो हमारा जो लिटरेचर है इंग्लिश राइटिंग में वो कहाँ लिखा गया है, साउथ अफ्रीका में। वैसे हम बात करें कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो लिटरेचर लिखा गया है वो फ्रेंच लैंग्वेज में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें, और जो केन्या की लैंग्वेज है उसमें, और हमारा जो फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर को लिखा गया है। तो गाइज हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि जो इंग्लिश राइटिंग में जो लिटरेचर किया गया है। ठीक है गाइज। तो यहाँ हम देखते हैं कि साउथ या फिर हम कहें जो अफ्रीकन लिटरेचर की शुरुआत कहाँ से मानी गई है, 3000 BC से अब हमारी जो 20 या हम कहें 21 सेंचुरी तक लिटरेचर है वो लिखा गया है। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करें कि इसकी थीम क्या रही है, जो हमारा क्या है अफ्रीकन लिटरेचर लिखा गया है उसकी जो थीम है वो क्या है। तो इसकी जो थीम है वो नेशनलिज्म निहिलिज्म और उसके साथ ही लिबरेशन, और हमारी जो थीम रही है ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। क्योंकि गाइज यहाँ हम बात करें कि नेशनलिज्म, जैसा कि आपको पता है जो हमारे अफ्रीका है उसके जो ज़्यादातर जो मोस्टली जो कंट्री हैं वो स्ट्रगल करती रही हैं अपने जो दूसरे जिनके उपनिवेशवाद थे, कॉलोनियलिज्म मीन्स जो उपनिवेशवाद था, जैसे ब्रिटेन का वहाँ पे अधिकार था या किसी और का, फ्रेंच, लैटिन कहीं भी कोई भी शासन करता था तो उसके अंडर में स्ट्रगल किया है, जैसे केन्या वगैरह ने। और जैसा आपको पता है जो अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, उसको फ्रीडम कब मिली थी, 1910 में उनको फ्रीडम मिली थी। तो जो ये यहाँ के राइटर हैं ना तो वो उन्हीं के बारे में लिखते हैं। ठीक है, कि उनको कैसे स्ट्रगल करके, जैसे हमारे इंडिया में भी हमारे टैगोर जी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, हमारी जो पैट्रियोट लिखा, इस तरह के वर्क लिखे हैं ना, उसी तरह यहाँ के जो राइटर हैं उन्होंने भी लिबरेशन के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, और जो ट्रेडिशनल इफेक्ट या उनके जो कन्फ्लिक्ट है, जैसे वेस्टर्न के साथ नहीं, ईस्टर्न और साउथ अफ्रीका है या अफ्रीका है, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बातें की गई हैं, उनके बारे में वर्क हैं लिखे गए हैं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टाइप्स हैं या फेज हैं वो क्या रहे हैं अफ्रीकन लिटरेचर के। तो मेरे साथ बने रहिए। थोड़ा सा मैं एक बार रब कर देती हूँ। फेज लिखेंगे कि कौन कौन से फेज थे अफ्रीकन लिटरेचर के, फेज या हम कहें पार्ट्स। ठीक है, या हम कहें कि किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवीजन ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। ठीक है, तो फेज यहाँ पे कौन कौन से हैं, फेजेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, फेजेज ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर। तो पहला जो फेज रहा गाइज, पहले फेज की अगर हम बात करें तो वो है हमारा ओल्ड लिटरेचर है ना, उसमें क्या है, जैसे हमारे इंग्लिश जो ब्रिटिश हमारा लिटरेचर रहा है उसी तरह जो मोस्टली पोएम्स के जरिए या स्टोरी टेलिंग के जरिए इनका लिटरेचर लिखा गया है। मीन्स लिखा नहीं गया है, उसको ओरली ये लोग गा के सुनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित इनका जो लिटरेचर है, सबसे ज़्यादा जो वर्क या हम कहें जो लिटरेचर है इनका ओरली है,
कि ओरल लिटरेचर इनका काफ़ी कुछ बहुत ज़्यादा है और वहीं से लिटरेचर की स्टार्टिंग मानी गई है। ठीक है, इस ओरल लिटरेचर में क्या क्या आते हैं? पोएम्स, स्टोरी टेलिंग और नरेटिंग स्टोरी। ठीक है, नरेटिंग नरेटिंग द पोएम्स एंड स्टोरी, या फिर कहीं नोवेल वगैरह। ठीक है गाइज, तो इस तरह का ये पहला फेज है। दूसरा पेज है वो क्या है? दूसरा फेज है कोलोनियलिज्म, या हम कहें प्री कोलोनियलिज्म। ठीक है, प्री लगाएंगे। इसका मीनिंग क्या है? जब हमारे ऊपर जैसे हम बात करते हैं इंडिया के ऊपर 1947 से पहले जैसे ब्रिटिश अधिकार था, उसी तरह साउथ अफ्रीका के ऊपर भी जो ब्रिटेन का या फिर कहीं किसी और देश का जो अधिकार था, तो उससे पहले भी लिटरेचर के पहले की बातें लिटरेचर में की गई हैं, या उस टाइम पे भी जो लिटरेचर है वो हुआ करता था। जो राइटर थे वो उस टाइम पे भी लिटरेचर लिखा करते थे। तो इसमें जो मोस्टली जो वर्क है गाइज, उसमें जो थीम रही है वो कॉलोनियलिज्म की ही रही है, कि कैसे उनके ऊपर उनके साथ न्याय भेद किया जाता था, डिफरेंस किए जाते थे, या फिर कैसे उनके ऊपर अत्याचार से उन्होंने स्ट्रगल किया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है थर्ड फेज आता है कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब उनको स्वतंत्रता मिली, जैसे हमने बात की 1910 में इनको क्या मिली थी? फ्रीडम मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिपेंडेंट हुए थे ये लोग, यहाँ के अफ्रीका के लोग। तो उन्होंने इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ लिटरेचर लिखा है। फोर्थ आता है हमारा पोस्ट कॉलोनियलिज्म। इसमें क्या आता है? जैसे 1910 के बाद अब तक 20वीं सेंचुरी तक जो लिटरेचर किया गया है, तो गाइज इनके लिटरेचर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो कॉलोनियलिज्म का ही पाया जाता है। उपनिवेशवाद, हिंदी में अगर बात करें तो उपनिवेशवाद का ही प्रभाव पाया जाता है। इनकी जो थीम रहती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे हम बात करें तो ट्रेडिशनल कन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। नेशनलिज्म की भावना है उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। उसके साथ साथ जो उनके जो लिबरेशन या फिर हम कहें जो एजुकेशनल भी इन्होंने काफ़ी कुछ नोवेल या हम कहें लिटरेचर लिखा हुआ है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें कि जॉनरे क्या क्या रहे हैं, तो जॉनरे इनके बाकी जो हमारा लिटरेचर है, जैसे हमारे लिटरेचर में नॉवेल्स हैं, एस्से हैं, पोइम्स हैं, एस्से हैं, या फिर हम कहें जो स्टोरी वगैरह हैं वो इन्होंने भी की है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक कवर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कुछ फेमस राइटर रहते हैं हमारे एंग्लो अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर के, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको रिवाइज कर सको और ईजिली आप समझ सको। तो हमारा जो फर्स्ट रहेगा उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट अफ्रीकन राइटर रहता है, या हम कहें फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश या अफ्रीकन लिटरेचर है वो कौन है? यहाँ पे हम बात करेंगे फादर ऑफ अफ्रीकन राइटर या राइटिंग। ठीक है, फादर ऑफ अफ्रीकन राइटिंग कौन है? चिनुआ अचेबी। चिनुआ अचेबी है वो इनका मोस्ट फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर एंड फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर का माना गया है। क्या माना गया है? फादर ऑफ अफ्रीकन लिटरेचर किन्हें माना गया है? चिनुआ अचेबी को। ठीक है, इनके कुछ वर्क हैं जैसे एरो ऑफ गॉड, थिंग्स फॉल अपार्ट। ठीक है, तो इनके काफ़ी फेमस ये वर्क रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर इनकी ये बुक रहती है, जिनकी हम अलग क्लास में डिस्कस करेंगे गाइज अच्छी तरह से। फिर इनके बाद जो हमारा दूसरा राइटर आता है वो कौन सा है? देखना, एमोस टुटोला, ये इनका दूसरा राइटर रहता है जो कि नाइजीरिया से ही बिलोंग करता है। ये भी हमारा नाइजीरियन है,
नाइजीरियन राइटर रहता है। तो गाइज ये कुछ इनके राइटर रहते हैं जिनकी मैं लिस्ट टाइप में लिख देती हूँ। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं कि इनके जो फेमस राइटर हैं वो कौन कौन से रहते हैं। ये गाइज हम अच्छे तरह इनका एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लासेज में, अलग अलग क्लासेज में इनको अच्छी तरह हम डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड राइटर रहता है वो है चिमामांडा नगोगी, ठीक है, ये इनकी राइटर रहती है, लेडी राइटर है, ये लेडी राइटर है। फिर उसके बाद है मेजा माओंग, ठीक है, ये इनके अलग से राइटर है। नडाइन गोडिमर भी ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइटर रहती है। बेन ओकरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइटर। नगुगी वाथोंग, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर। तो ये सारे जो हमारे राइटर हैं गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। इनको हम अलग क्लास में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनको भी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। 1 बाय 1 क्लासेज में हम इनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आई होप गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास आपके किसी भी एग्जाम के लिए, बेसिकली स्क्रीनिंग के लिए, केवी के लिए और नेट, यहाँ तक की इम्पोर्टेंट क्लास रहती है हमारी। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।